हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में अभी कुछ दिनों से रात को ठीक 9 बजे हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास चला रहे थे। रोज यूट्यूब लाइव लेक्चर में लेता था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है बीच में कि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज ये आए हैं कि जो बोर्ड पर मैं लिखता हूं या नेटवर्क कैसा है कि बोर्ड की लिखावट दिखाई नहीं देती, और कभी कभी क्या है बीच में कुछ इंटरप्शंस आते हैं नेटवर्क के कारण, जिसके कारण वो क्लास का जो मजा है वो खत्म हो जाता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास चलेगी वैसे ही जैसे कि हम अभी लाइव चला रहे थे, बस होगा ये कि अब रिकॉर्डेड क्लास होगी, क्योंकि वो आपको ठीक से समझ में आए, बोर्ड की जो लिखावट है वो भी ठीक से समझ में आए, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हम समझना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से आप दूसरों तक या मैं आप तक पहुंचा पाए। तो फिर आज का जो टॉपिक है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड का ही, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम, और जिसको आप कहते हैं शोध समस्या। देखिए, अभी हम अगर प्रॉब्लम पे बात करें तो प्रॉब्लम कब आती है या कब आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसका बड़ा ही सिंपल सा उत्तर है कि होता क्या है कि आवश्यकता जब पूरी नहीं होती है या आवश्यकता में ऑब्स्टेकल्स आते हैं तब एक समस्या होती है। तो इसका एक अगर इक्वेशन बनाने की कोशिश करें कि आपकी नीड प्लस रिसोर्सेस इक्वल टू नो प्रॉब्लम, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कब? जब आपके पास आवश्यकता भी है और आपके पास उससे संबंधित रिसोर्सेज भी हैं, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक और परिस्थिति होती है कि आपके पास आवश्यकता है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, और जब रिसोर्सेज नहीं है तब क्या होता है, तब आपके पास प्रॉब्लम आएगी या आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। यही इक्वेशन सब में लागू होती है कि आप रिसर्च की बात करें तो भी और यदि एक जनरल बात करें तो भी, कि कब कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती है तो आपके पास आवश्यकता है और आवश्यकता के बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तब आपकी प्रॉब्लम होगी। और अगर आवश्यकता है, आपके पास रिसोर्सेज पूरे हैं, आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी इक्वेशन को हम रिसर्च में डाल देते हैं कि रिसर्च की प्रॉब्लम कब आई तब ये कि आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि आपने ये सोचा कि यस, ये तो ऑब्स्टेकल है, ये तो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। किसमें? मेरी लाइफ में या इस सोसाइटी की लाइफ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तब आपने कहा इसके ऊपर रिसर्च किया जाना चाहिए, तब आपने कहा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए, और उसका परिणाम ये रहा कि आप रिसर्च की फील्ड में जाते हैं। और बिना प्रॉब्लम के रिसर्च नहीं हो सकती, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी रिसर्च करते हैं, किसी भी ब्रांच की रिसर्च करते हैं, आपको प्रॉब्लम तो लेनी ही होती है, प्रॉब्लम तो सेलेक्ट करनी ही होती है, और जब प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं तब पता चलता है कि अच्छा, अब किस तरह से ये रिसर्च किया जाना है। तो ये है एक प्रॉब्लम का नजरिया या प्रॉब्लम को समझने का नजरिया। लेकिन अब बात करते हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है? क्योंकि शोध समस्या का जो नेचर है वो अलग है, और जनरल जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं उसका एक नेचर है वो बिल्कुल अलग है। तो फिर उसके लिए क्या होगा? उसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, जब रिसर्चर होता है ना, तो वो एक सिचुएशन में होता है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम ब्लाइंड, समस्यांध जिसको कहते हैं, समस्यांध, कि वो समझ ही नहीं पाता है कि साहब मैं समस्या कौन सी लूं। वो लोगों के पास जाता है, एक्सपर्ट्स के पास जाता है, जर्नल्स को देखता है, इंटरनेट पर गूगल करता है, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा है कि साहब मैं रिसर्च करूं तो किस फील्ड में करूं। और वो जो पहली स्थिति है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स के पास, अपने टीचर के पास जाएगा कि साहब मुझे 10 टॉपिक बता दो, 10 भी नहीं, मुझे एक टॉपिक बता दो जिसके ऊपर मुझे रिसर्च करनी है। ऐसा सबके साथ होता है। जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो सब अपने टीचर्स के पास जाते हैं कि साहब
90%, 100% की बात नहीं कर रहा हूं, 90% जो हैं स्टूडेंट वो यही कहते हैं कि साहब कोई एक अच्छा सा टॉपिक बता दो और उसी टॉपिक पे मैं पीएचडी कर लूंगा। तो क्या हो रहा है कि वहां पर प्रॉब्लम ब्लाइंड की सिचुएशन है, समस्यांध की सिचुएशन है कि उसको समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यह जरूरी है कि उसको समस्या दिखाई दे। उसको समस्या दिखाई देगी तभी वो समस्या के जितने भी पहलू हैं उसका ठीक ढंग से अध्ययन कर पाएगा। अदरवाइज वो केवल जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जो प्रॉब्लम ऊपर से दिख रही है, केवल उसका तो वो या उसको तो वो समझ पाएगा, लेकिन बाकी की जो बारीकी से अध्ययन करना है, बहुत डीपली अध्ययन करना है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का, वो नहीं कर पाएगा। और वो रिसर्च फिर ऊपरी सतह पर करेगा, लेकिन उससे कोई रिसर्च की बहुत आंतरिक कोई चीजें जाननी हो या लोग उससे पूछें तो वो बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा। इसलिए जरूरी है कि वो प्रॉब्लम ब्लाइंड ना हो, वो बिल्कुल प्रॉब्लम उसको दिखाई दे, समझ में आए कि मैं किस बात के लिए या किस उद्देश्य के लिए किस प्रॉब्लम का चयन कर रहा हूं। अब प्रश्न फिर उठता है कि साहब रिसर्च प्रॉब्लम, चलिए ब्लाइंड की प्रॉब्लम ब्लाइंड हूं मैं, मुझे रिसर्च प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, क्या करूं? और अब आपसे मैं पूछता हूं कि रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम? तो फिर एक बड़ा सिंपल सा उत्तर आता है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, और वो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति करता है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि शोध समस्या एक प्रश्नवाचक कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति है, संबंध की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। अब यहां पर आप देखिए, शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आएंगे कि साहब जब भी मैं रिसर्च करता हूं तो मैं तो इस तरह से लिखता हूं कि इफेक्ट ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन ऑन एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। आप कभी भी जब रिसर्च प्रॉब्लम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट में, इफेक्ट ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन ऑन एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, चिंता और नैराश्य पर प्रेक्षा मेडिटेशन का प्रभाव। और यहां पर तो आप कह रहे हैं कि शायद शोध समस्या एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इन दोनों में तो बड़ा कंट्राडिक्शन है। तो फिर इसका उत्तर यह है कि देखिए, कभी भी टेक्निकली अगर आप इसको देखेंगे तो रिसर्च करने से पहले, क्योंकि आपने रिसर्च करने से पहले ही प्रॉब्लम बनाई है, तो रिसर्च करने से पहले अगर आप इसका स्टेटमेंट देखने की कोशिश करेंगे तो आप यही जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रेक्षा मेडिटेशन एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन पर प्रभाव डालता है, क्योंकि आप किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, आप यही तो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन ऑन एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, कि इस प्रेक्षा मेडिटेशन क्या का चिंता और फ्रस्ट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक कथन। आप और कोई दूसरा भी टॉपिक ले लें, दूसरा टॉपिक इस तरह से लेते हैं कि मैं एक अध्ययन करना चाहता हूं, कंपैरेटिव स्टडी, एक तुलनात्मक अध्ययन है जो लड़के और लड़कियों के बीच में है, कि लड़के और लड़कियों के बीच एक कंपैरेटिव स्टडी है इंटेलिजेंस को लेकर। तो मैं कहूं कि लड़के और लड़कियों के बीच बुद्धि को लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन। तो अब इसमें भी अगर आप देखें, टॉपिक तो क्या है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। अब इसमें भी यदि आप देखेंगे तो एक प्रश्न ही छुपा हुआ है कि बुद्धि को लेकर क्या लड़के और लड़कियों में कोई अंतर है, क्या तुलना की जा सकती है कि लड़के अच्छे हैं या लड़कियां ज्यादा अच्छी हैं। तो कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम आप उठा लें, उसकी जब स्टेटमेंट की बात करेंगे तब क्या होगा, वो इंटरोगेटिव ही होगा।
समझने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब टॉपिक तो आपका ये है, लेकिन जब भी आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे तब आप कैसे लिख सकते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन, या प्रेक्षा मेडिटेशन का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से आप एक किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट लिखते हैं। एक बहुत ही एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए और जिनका नाम था कर्लिंगर। कर्लिंगर ने अपनी बुक में कहा कि ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है ये एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो ये प्रश्न पूछता है, जो ये क्वेश्चन करता है कि दो या दो से अधिक वेरिएबल में क्या संबंध है, किस संबंध की अभिव्यक्ति हो रही है। ये कर्लिंगर की एक डेफिनेशन है। अब आप यहां देखें, मैंने कहा दो या दो से अधिक वेरिएबल। अब आप यहां देखेंगे दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच। अब यहां पर प्रेक्षा मेडिटेशन एक वेरिएबल हो सकता है, एक चर हो सकता है, और यहां पर एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन दो चर हो सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या कहा था, दो या दो से अधिक चरों के बीच प्रेक्षा मेडिटेशन एक चर हो गया, एंजाइटी दूसरा चर हो गया, फ्रस्ट्रेशन तीसरा चर हो गया। तो दो या दो से अधिक, यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि फ्रस्ट्रेशन को चलिए हटा देता हूं। तो हटा देता हूं तो अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा यहां पर किन दो चरों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति है, तो आप कहेंगे प्रेक्षा मेडिटेशन और एंजाइटी के बीच। मैं अगर लड़के और लड़कियों का जो इंटेलिजेंस का जो अध्ययन करने की बात कर रहा था, वहां पर कितने चर हैं, तो वहां पर लड़के और लड़कियां मतलब जो जेंडर है वो एक चर है, और लड़कियों और लड़कियों की जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो दूसरा चर है। अब इसके बाद टाउनसेंड एक साइकोलॉजिस्ट हुए और टाउनसेंड ने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम तभी तक प्रॉब्लम रहती है जब तक कि उसका सॉल्यूशन ना निकले। अब इसका अगर सॉल्यूशन निकल जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर ये ऐसा स्टेटमेंट हो जाएगा कि साहब आंसर है कि हाँ प्रेक्षा मेडिटेशन का एंजाइटी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कि एंजाइटी वाले पेशेंट अगर प्रेक्षा मेडिटेशन करेंगे तो उनकी चिंता में कमी आएगी। अगर इस पूरे टॉपिक को समअप कर लें कि आपसे मैं पूछूं रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, तो आपको बड़ा सिंपल सा उत्तर देना है कि रिसर्च प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट है जो कि इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक कथन है जो दो या दो से अधिक चरों की अभिव्यक्ति करती है। यही है रिसर्च प्रॉब्लम, और रिसर्च प्रॉब्लम के बिना आप अपने रिसर्च को शुरू नहीं कर सकते, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कौन सी है। लेकिन एक प्रश्न और आता है, प्रश्न यह है कि साहब रिसर्च प्रॉब्लम, चलिए केवल एक तो तरीका नहीं है कि आपकी आवश्यकता थी, आवश्यकता पूरी नहीं हुई, आवश्यकता में बाधा उत्पन्न हुई, तब आपके सामने एक समस्या आई। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इस टॉपिक के लिए कल हम फिर एक नए वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। आज का बड़ा सिंपल सा टॉपिक था और यह समझने के लिए था कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, शोध समस्या क्या होती है, और मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको ये टॉपिक ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। रिकॉर्डेड क्लास होगी, अब लाइव क्लास नहीं होगी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में कोई भी चीज दिखती बड़ी अच्छी है, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब कल से फिर रात को 9 बजे आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। आज अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय।